नमस्कार। अब आते हैं हम डिसीज़ में आगे। टुंग्रो वायरस डिसीज़ जो कि राइस में देखी जाती है। तो सर्वप्रथम इस रोग को 1963 में धान की फसल में फिलीपींस में देखा गया था और यहीं से पता चला कि ये एक विषाणु जनित रोग है। भारत में 1967 में लीफ येलोइंग डिसीज़ के नाम से ज्ञात हुआ था यह रोग और 1968 में इस रोग को उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में देखा गया था। और अभी कुछ सालों में जो धान उत्पादक राज्य हैं जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में इस सर्वेक्षण किया गया और धान की फसल में इस रोग की होने की पुष्टि हुई है। कुछ स्थानों पर इस रोग से धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा, चावल की फसल को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची है। इस रोग के जो लक्षण है, कुछ सिम्टम्स इस प्रकार से हैं कि पौधे की जो पुरानी पत्तियां हैं वो येलो ऑरेंज रंग की हो जाती हैं और इन पत्तियों का रंग किनारों से आगे के सिरों से बदलना प्रारंभ होता है। किनारों से और आगे के सिरों से बदलना प्रारंभ होता है और नीचे की ओर बढ़ता है। रोगग्रस्त पौधे जो हैं वो छोटे रह जाते हैं और इनमें जो लीफ शीट और लीफ लैमिना जो है, ये लीफ लैमिना, लीफ शीट और इंटरनोड दोनों छोटे रह जाते हैं, जिसके कारण से जो इम्प्टी ग्लूम्स हैं वो थोड़े से और पैनिकल लगते हैं। पैनिकल के रूप में मतलब पुष्पगुच्छों के रूप में लगते हैं। रोगी पौधों में जो बालियां लगती, ईयर्स होती हैं, वो भी काफ़ी कम निकलती हैं और संक्रमित पौधे के अंदर जो कोमल जो यंग लीफ होती हैं वो इंटरवेनल क्लोरोसिस देखी जाती है। उनके अंदर क्लोरोसिस दिखाई देती इंटरवेनल, और ये फीके हरे से सफ़ेद धब्बे या चित्तियों युक्त मोल्टेड हो जाती हैं और जड़ों का विकास रुक जाता है इस वायरस के इन्फेक्शन से, और पौधे का जो रूट सिस्टम है वो अविकसित रह जाता है। संक्रमित पौधों में बालियां जो है वो छोटी छोटी बनती हैं और देर से निकलती हैं, जिसमें या तो ग्रेन बनते ही नहीं हैं और यदि बनते हैं तो बहुत कम वजन वाले और छोटे होते हैं और उनका वजन बहुत कम होता है और प्रायः भूरे रंग के धब्बे उनके ऊपर दिखाई देते हैं ग्रेन के ऊपर। इटियोलॉजी में जो है, इसके इटियोलॉजी के अंतर्गत आता है कि पैथोजन क्या है, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसका। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइस टुंग्रो स्फेरिकल वायरस, आरटीवी कहा जाता है इसको। ये जो टुंग्रो वायरस है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसका जो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स के द्वारा, जिसका पार्टिकल आइसोमेट्रिक होता है, मतलब जो आरएनए है वो आइसोमेट्रिक होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसको वायरस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। सैक्वीविरिडी इसकी फैमिली है और वेका वायरस जो है इसकी जीनस है। धान के अंदर, राइस में जो ये टुंग्रो वायरस है ये गोलाकार होता है और इस गोलाकार वायरस का शोधन किया गया है गैल्वेज नाम के साइंटिस्ट ने 1967 में राइस टुंग्रो वायरस से संक्रमित धान के पौधे से किया था। और उन्होंने ये बताया कि ये जो है वायरस, ये वायरल पार्टिकल जो पॉलीहेड्रल होते हैं और इनका व्यास जो है डायमीटर लगभग 30 नैनोमीटर होता है। इसकी डिसीज साइकिल क्या है और प्री डिपोजिशन क्या होता है, मतलब रोग चक्र और पूर्वानुकूलता क्या है। तो इस रोग को उत्पन्न करने वाले जो वायरस हैं वो रोगग्रस्त पौधे की जो ठूंठ होते हैं वो पुआल और रोगवाहक कीटों के शरीर में ज़्यादा समय तक, मतलब जो प्लांट इन्फेक्टेड हो गया है उस प्लांट के स्टेम में
मतलब जो बचा हुआ पार्ट, बालियाँ निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो अ, उसके अंदर ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, और जिस इंसेक्ट के द्वारा ये ट्रांसमिट हो रहा है उस इंसेक्ट में भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। ये वायरस के या तो ये सीड बर्न या फिर सॉइल बर्न या किसी अन्य साधन के द्वारा इसके जीवित रहने के प्रमाण नहीं मिले हैं। और दक्षिण भारत में जिन स्थानों पर धान की 2 या 3 फसलें ली जाती हैं, वहाँ पर ये वायरस जीवित पौधों एवं जो ग्रीन ठूंठ हैं जिनके रहने की संभावना, उनमें इसकी रहने की संभावना अधिक होती है, और वहाँ पर ये प्राइमरी इनोकुलेशन के स्रोत बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी ये वायरस जो है वो ग्रीन ठूंठों के ऊपर ही, मतलब जो बालियाँ निकालने के बाद जो स्टीम का पोर्शन रह जाता है जिसको हम ठूंठ कहते हैं, उन पर जीवित रहता है। और घास में कुछ घास परपोशियों में भी ये, जैसे सावा है, सवई है इत्यादि के ऊपर इनके जीवित रहने की संभावना होती है। इस वायरस का ट्रांसमिशन जो होता है, तो रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे पर इसका जो ट्रांसमिशन है वो लीफ ऑफर के द्वारा निफोटैक्टिस इम्पिक्विटैक्सस से द्वारा होता है। निफोटैक्टिस वायरेसेंस भी कहा जाता है। ये इस इंसेक्ट के नीम्फ से, जो कि एडल्ट मेल या फीमेल के द्वारा होता है, ये जो लीफ ऑफर है ये संक्रमित पौधे पर कम से कम 30 मिनट तक जब भोजन करने के लिए आते हैं, तो लगभग 30 मिनट तक जब उस पर रहते हैं तो ये वायरस जो है वो उस ग्रास ऑफर में पहुंच जाते हैं, और वहाँ से जब ये संक्रमित पौधे से जब स्वस्थ पौधे पर जाते हैं, तो वो उसके विषाणु की जो वायरस है वो इंसेक्ट के शरीर में इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है उसका कुछ भी, और जैसे ही वो भोजन करके किसी दूसरे उसके ऊपर जाते हैं, स्वस्थ प्लांट के ऊपर, तो ये जो इन उसको ये इनकी जो स्टाइलेट होती है उसमें उपस्थित रहते हैं, और वहाँ से ये जब स्वस्थ पौधे पर जाते हैं तो स्टाइलेट के द्वारा वो दूसरे पौधे में संचरित हो जाते हैं, ट्रांसमिशन उनका हो जाता है। तो 50% लगभग जो से भी अधिक जो लीफ ऑफर में ये वायरस में संचरण करने की, ट्रांसमिशन करने की क्षमता इनके भोजन करने के 24 घंटे के बाद ही समाप्त हो जाती है। मतलब यदि तुरंत ही ये किसी थोड़े से मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ही यदि ये किसी स्वस्थ पौधे पर जाते हैं तो ही ये ट्रांसमिशन कर सकते हैं, नहीं तो ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं, कुछ ग्रासोफर ऐसे हैं जिनके अंदर संचरण की क्षमता जो है, ट्रांसमिशन की क्षमता उसकी लगभग 4 से 5 दिन तक बनी रहती है। मतलब कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है कि इतने इंक्यूबेशन के समय में इसको कर कि उतने समय के बाद ही वो उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऐसा कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है। तो ऐसे कीटों को जो वायरस को पुनः संचरित करने की क्षमता लाने के लिए जो संक्रमित पौधे हैं उसके ऊपर उनको लगभग 30 मिनट तक भोजन करने के लिए रहना पड़ता है। उसके बाद ये पौधे इनोकुलेशन के पश्चात इसकी इंक्यूबेशन अवधि लगभग 1 सप्ताह की होगी, और उसके बाद जिस स्वस्थ पौधे के ऊपर ये पहुंचते हैं वहाँ पर ये उसके हमको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। राइस में जो टुंग्रो वायरस है ये घास के कुछ और प्लांट्स, मतलब इस फैमिली, ग्रास फैमिली की कुछ और प्लांट्स जैसे इकाइनोक्लोआ, क्रूज गली, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, इलियोसाइनी इंडिका आदि पौधों के ऊपर इसके लक्षण पाए जाते हैं। और ये कुछ में ये विषाणु तो पाया जाता है लेकिन इसके लक्षण हमको दिखाई
नहीं देते हैं। और इन पौधों के द्वारा ये स्वस्थ पौधों पर, धान के स्वस्थ पौधों पर ट्रांसमिट होते हैं। अब इसका जो है वो डिसीज़ मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है इन पौधों, इस वायरस का, तो इस वायरस के प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए हम किस तरह से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो फसल की कटाई के बाद जो ग्रीन ठूंठ वहाँ पर रह जाते हैं उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि ये प्राइमरी इनोकुलेशन के रूप में स्रोत ना बन सके। प्रारंभ में जैसे ही फील्ड में कोई भी, मतलब फील्ड एरिया में जहाँ पर भी ये पौधे हम राइस का खेती करते हैं, राइस के प्लांट लगाते हैं, मतलब राइस का प्लांटेशन करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी पौधा जैसे दिखाई देता है तो उसको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि ग्रास ऑफर इन पर नहीं आए और स्वस्थ पौधे को रोग ट्रांसमिट ना कर सकें। फिर इन फसलों के ऊपर इनको जब यदि हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सिम्टम्स दिखाई देने के बाद हम इन फसलों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं दवाइयों का, जैसे गाय का गोबर, उसके अंदर पानी मिलाकर उसके अंदर उसको छान लिया जाता है और 20-25 दिन के अंतराल से उसके अंदर उसमें लहसुन, अदरक का पेस्ट, नीम का तेल, जेट्रोपा इत्यादि मिला के, और उसमें कुछ गोमूत्र भी मिलाया जाता है, हींग का एक्सट्रैक्ट मिलाया जाता है, और लगभग 60 लीटर जल तैयार करके और साबुन मिलाकर इसको छिड़काव किया जाता है। ये ग्रास ऑफर के द्वारा फैलाया जाता है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए भी किसी भी इंसेक्टिसाइड्स जैसे बासुडिन, डाइजिनॉन, इसका स्प्रे किया जाता है, और उससे भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो ग्रास ऑफर हैं उनको सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। फिर इन पौधों की रोपाई से पहले कार्बोफ्यूरॉन, WP के घोल में डुबाना चाहिए। धान के पौधों की रोपाई से पहले उनको इस घोल में डुबाना चाहिए, और कुछ समय तक गोमूत्र से भी उपचारित किया जा सकता है। प्रारंभ में पौधे में जल लक्षण दिखाई दें उस समय खेत में संपूर्ण जल का निकास करके, जो चावल के खेतों में जो पानी भर के रखते हैं, तो उस पानी को निकाल कर और धूप, जो सॉइल है उसको धूप में खुला छोड़ देंगे। और उसके बाद जैसे सॉइल में दरारें आने लग जाती हैं, उससे पहले खेत में फिर से सिंचाई करके उसमें पानी भर दिया जाता है और यूरिया डाल दी जाती है, और फसल में टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। यूरिया की 15-20 दिन के अंतराल से टॉप ड्रेसिंग कर दी जाती है। यूरिया के स्थान पर पोल्ट्री फार्म की जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो, और नीम की खली, रतनजोत, जेट्रोपा मतलब, ये मिलाकर बिखेरा जा सकता है। उससे भी हम जो रोग के लक्षण दिखाई देते हैं पौधों में उनको, मतलब वायरस को, रोका जा सकता है। इसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पेटा सिगाटिस, TMK6, पनखारी 203 और HR21, इस तरह की जो राइस की डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी का चयन किया है, और ये वैरायटी राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये नई प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया जा रहा है, और इन किस्मों को लगाने का, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें अधिक होगी, तो ये वायरस उस पर अटैक नहीं कर सकता है। तो धान की किस्में जैसे IER28, IR29, IR30 को टुंग्रो वायरस के विरुद्ध प्रतिरोधी होने का उल्लेख किया गया है राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त कटारी भोग, लैटिसेल, कामोद, ये भी नई प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के लिए प्रयास
किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्नत किस्मों को तैयार किया जा रहा है, प्रतिरोधी किस्मों को तैयार किया जा रहा है, और इन प्रतिरोधी किस्मों को लगाने से हम इस वायरस डिसीज़ से होने से प्लांट को बचा सकते हैं। धन्यवाद।